इन्फेक्शन कंट्रोल का सेकंड चैप्टर है आइसोलेशन प्रिकॉशंस एंड यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो पूरा चैप्टर इसी यूनिट में इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक कवर कर चलेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आइसोलेशन प्रिकॉशंस होते क्या हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये इन्फेक्शन कंट्रोल के मीजर्स होते हैं, यानी कि उपाय तरीके होते हैं जिनके थ्रू क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, क्रिएट बैरियर बिटवीन पीपल एंड जर्म्स, लोगों और जर्म्स के बीच में बैरियर क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्ट किया जा सकता है लोगों को जर्म्स के कांटेक्ट में आने से। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ आइसोलेशन सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आता है कॉन्टैक्ट आइसोलेशन या सिंगल रूम। ये चार तरीके का जो सिस्टम है, चार टाइप में डिवाइड किया गया है मेनली। सबसे पहले है कॉन्टैक्ट आइसोलेशन या सिंगल रूम। ठीक है, CI या IC इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। तो ये क्या होता है, द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेशेंट अवॉइडेड। इसमें क्या किया जाता है, पेशेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अवॉइड किया जाता है। क्यों, ताकि प्रिवेंशन किया जा सके इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, प्रीफरेबली विथ सम नेगेटिव प्रेशर एंड सेपरेट वेंटिलेशन। जो रूम है उसको नेगेटिव प्रेशर वाला रूम होता है और वेंटिलेशन सेपरेट किया जाता है। मतलब कि नेगेटिव प्रेशर रूम का क्या मतलब होता है, ऐसे रूम्स में बाहर से अंदर की तरफ हवा डाली जाती है, एयर डाली जाती है, जिसकी वजह से जो रूम का इन्फेक्टेड एनवायरनमेंट है, जो इन्फेक्टेड पेशेंट के थ्रू वहाँ की हवा में इन्फेक्शन होगा, माइक्रोब्स होंगे मिले हुए, तो इसकी वजह से क्या होता है, बाहर की हवा अंदर की तरफ डाली जाती है, वेंटिलेशन ऐसा मेंटेन किया जाता है, तो जो इन्फेक्टेड एयर है वो बाहर नहीं जा पाती। प्रिवेंट रिलीज ऑफ इंटरनल एयर फ्रॉम रूम्स टू आउटसाइड, मतलब जो रूम्स हैं उनसे बाहर की तरफ जो एयर है, इंटरनल एयर है, उसको बाहर जाने से रोकते हैं। नेगेटिव प्रेशर रूम, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन या सिंगल रूम की बात कर रहे हैं, उसमें ये सब हो रहा है। ठीक है, प्रोटेक्ट पीपल आउटसाइड द रूम फ्रॉम एक्सपोजर। जो पीपल हैं, बाहर वाले जो लोग हैं, मतलब जो रूम से बाहर लोग हैं, उनको उस इन्फेक्शन के एक्सपोजर, उस इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आने से बचाते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट है ब्लड बॉर्न एंड टिश्यू ट्रांसमिशन आइसोलेशन। इसे BI बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या है, ब्लड बॉर्न एंड टिश्यू ट्रांसमिशन आइसोलेशन। तो देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, ब्लड बॉर्न पैथोजेंस आर माइक्रोब्स सच एज वायरसेस दैट आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड एंड कैन कॉज डिसीजेज इन ह्यूमंस। जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस C वायरस हो गया, ये क्या होते हैं, ह्यूमन के ब्लड में होते हैं और ये डिसीज़ कॉज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया जाता है, ऐसे इनको प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस किए जाते हैं वो देख लेते हैं। आइसोलेशन प्रिकॉशंस, सिंगल रूम प्रीफर किया जाता है। ठीक है, सिंगल रूम इज़ प्रीफर्ड। एयर कंडीशन रूम विदाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर। जो इसमें रूम लिया जाएगा ना तो उसका पॉजिटिव एयर प्रेशर होगा, ना ही उसका नेगेटिव एयर प्रेशर होगा। जो नेगेटिव प्रेशर वाले रूम होते हैं उनमें बाहर से एयर अंदर की तरफ डाली जाती है, ताकि जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो बाहर ना जा सके, अंदर की जो एयर है, अंदर की इन्फेक्टेड एयर हो सकती है, वो बाहर ना जा सके। और जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट वाले, पॉजिटिव प्रेशर वाले जो रूम होते हैं उनमें अंदर से बाहर की तरफ एयर डाली जाती है, ताकि जो जिनकी इम्यूनिटी लो होती है पेशेंट्स की, या जो सेंसिटिव होते हैं ज़्यादा, उनके लिए होते हैं ये वाले रूम प्रेफर किए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो बाहर का एनवायरनमेंट है हॉस्पिटल का या किसी भी हेल्थ केयर सेटिंग का, वो इन्फेक्टेड हो सकता है। उससे प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचाने के लिए बाहर की एयर अंदर की तरफ ना आए, इसलिए तो वो पॉजिटिव प्रेशर वाले रूम होते हैं। तो लेकिन जो ब्लड बॉर्न और टिश्यू ट्रांसमिशन आइसोलेशन है, इसमें ना तो पॉजिटिव प्रेशर वाला रूम यूज़ करना, ना नेगेटिव प्रेशर वाला, क्योंकि यहाँ पे आउटसाइड या इनसाइड की जो एयर है, यानी कि बाहर की जो हवा है, अंदर की हवा है, इससे पेशेंट को कोई भी खतरा नहीं है। उसके ब्लड में ये बॉर्न हो सकता है, उससे इसको खतरा हो सकता है। ये देखिए, हाईली इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स, वनरेबल एंड ट्रांसप्लांटेड पेशेंट्स मस्ट रिक्वायर्ड प्रोटेक्टिव आइसोलेशन। ये अलग पॉइंट लिखा हुआ है। एक प्रोटेक्टिव आइसोलेशन भी आइसोलेशन सिस्टम का एक पार्ट है, जिसमें जो इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स होते हैं, यानी कि जिनका इम्यून सिस्टम लो हो चुका है, वनरेबल पेशेंट्स होते हैं, ट्रांसप्लांटेड, उनको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है तो उसकी वजह से उनका जो पूरा बॉडी मैकेनिज्म है वो स्लो हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए प्रोटेक्टिव आइसोलेशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स को पॉजिटिव प्रेशर रूम दिया जाता है।
और होता है थर्ड टाइप, देख लेते हैं इसका, आइसोलेशन सिस्टम का। तो आइसोलेशन प्रिकॉशंस का थर्ड टाइप है एयरबोर्न ट्रांसमिशन आइसोलेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में एआई बोल देते हैं। देखिए, इन्फेक्शन में भी स्प्रेड इन सर्टेन सिचुएशंस विद एक्सेसिव स्पिल्स, वॉमिटिंग, कंट्रोल्ड सीक्रीशंस, अनकंट्रोल्ड सीक्रीशंस एक्सेट्रा। नोज से कोई अनकंट्रोल्ड सीक्रीशन हो रहा है कोल्ड की वजह से, या वॉमिट की वजह से उल्टी हो रही है, या एक्सेसिव एक्सेसिव स्पिल्स की वजह से, इन सब की वजह से भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। इसके थ्रू हवा में मिल जाएंगे जो इन्फेक्टेड माइक्रोब्स हैं, पैथोजेंस हैं, और वो और लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में कौन कौन से आइसोलेशन सिस्टम में कौन कौन से प्रिकॉशंस यूज़ किए जाते हैं, नेगेटिव प्रेशर वाले रूम, ठीक है, सेपरेट होंगे, एयर सप्लाई एंड हीपा फिल्टर्स। हीपा फिल्टर्स क्या होते हैं, ये एयर को फिल्टर करते हैं और जो एनवायरनमेंट है उसको पैथोजन फ्री करते हैं। सेपरेट बाथरूम होने चाहिए ऐसे पेशेंट्स के लिए, ठीक है। चौथा है एब्सोल्यूट आइसोलेशन। एब्सोल्यूट आइसोलेशन या इसको स्ट्रिक्ट आइसोलेशन भी बोल देते हैं। इंक्लूड हाई रिस्क पेशेंट्स विद सीवियर इन्फेक्शंस। इसमें क्या होता है, जो सीवियर इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स होते हैं वो इसके अंदर आइसोलेट किए जाते हैं। हीपा फिल्टर्स, अब उनके लिए क्या क्या यूज़ होंगे, उनके रूम में हीपा फिल्टर्स होने चाहिए, सेपरेट वेंटिलेशन होना चाहिए उनके लिए, और नेगेटिव प्रेशर वाले रूम होने चाहिए, ठीक है, नेगेटिव प्रेशर एयर सिस्टम वाले रूम होने चाहिए उनके, ठीक है। नो इन्फेक्टेड एयर हार्म द आउटसाइड पीपल एंड हॉस्पिटल एनवायरनमेंट एज वेल एज पेशेंट्स। जो पेशेंट के रूम का एनवायरनमेंट है वो इन्फेक्टेड हो चुका है और वो हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट को और बाहर जो और लोग हैं उन सबको इन्फेक्टेड ना करे, उसके लिए नेगेटिव प्रेशर रूम यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो जो इन्फेक्टेड एयर है वो बाहर के लोगों को हार्म नहीं करेगी, पेशेंट्स को भी और हॉस्पिटल के पूरे एनवायरनमेंट को भी, ठीक है। ये होता है। ये देखिए, अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या होते हैं, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन, यानी कि इन्फेक्शन को ट्रांसमिट होने से कैसे बचाया जा सकता है, इन्फेक्शन ट्रांसमिशन को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सभी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में आते हैं। अब देख लेते हैं इसके एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, मेन इसका जो एम है वो प्रिवेंट करना है इन्फेक्शन को ही, ठीक है। वो किस किस से, पेशेंट टू पेशेंट, इसे क्रॉस इन्फेक्शन बोल देते हैं, मतलब किसी पेशेंट से किसी पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो जाए, पेशेंट से किसी हेल्थ केयर वर्कर को इन्फेक्शन ना हो जाए, या हॉस्पिटल का जो एनवायरनमेंट होता है उससे भी पेशेंट को इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में यही सब इनका एम होता है कि ये सब ना हो, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या क्या इंक्लूड करता है, इसमें क्या क्या होता है, हैंड हाइजीन यानी कि जो हैंड वॉशिंग होती है, यूज़ ऑफ ग्लव्स, एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ पीपीई, अभी हम आगे भी देखेंगे, एप्रोप्रिएट हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ क्लीन एंड यूज्ड लिनिन। जो लिनिन है जो पेशेंट्स वियर करते हैं उनके सराउंडिंग में होती है, वो एप्रोप्रिएट उसकी हैंडलिंग करनी है और उसका मैनेजमेंट रखना है, मतलब उसको साफ रखना है, ठीक है। एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, एप्रोप्रिएट डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, जो हॉस्पिटल का वेस्ट है उसका डिस्पोजल ठीक तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, इस सब का ध्यान रखना है। ये सब किस में आते हैं, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में आते हैं, और इनका मेन एम इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना ही है, ठीक है। मेन एम क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल, ठीक है। अब इसके कुछ रूल होते हैं, इनफैक्ट स्टैंडर्ड सेफ्टी के रूल्स क्या हैं ये नोट देख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है। देयर आर यूनिवर्सल प्रिकॉशंस विच हेल्प्स द हेल्थ वर्कर्स टू प्रोटेक्ट दैम इन ऑल हेल्थ केयर सेटिंग्स विच इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स, मतलब हेल्थ केयर सेटिंग्स जितनी भी हैं उनमें जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ के लिए ही और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये कुछ रूल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, पीपीई, और जनरल प्रोटेक्शन, ठीक है। ये क्या है, ये कुछ स्टैंडर्ड सेफ्टी के रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग करनी चाहिए, पीपी वियर करनी चाहिए, और कुछ जनरल प्रोटेक्शन होते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस क्या होते हैं ये, दीज आर एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस यूज्ड इन एडिशन टू स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होते हैं उनके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन और यूज़ किए जाते हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में। दीज ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ये जो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन है इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, देख लेते हैं। सबसे पहले होता है ड्रॉपलेट प्रिकॉशन या एयरबॉर्न प्रिकॉशन। तो ये क्या होता है, लार्ज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ट्रेवल अबाउट 1 मीटर एंड लैंड्स ऑन आइज, नोज, माउथ एक्सेट्रा, इन्फ्लुएंजा, मम्स एक्सेट्रा। यानी कि
रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स कैसे, जैसे हम छींकते हैं, खांसते हैं, वोमिट करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो उसके थ्रू 1 फीट तक नहीं, लगभग 1 मीटर तक हम क्या करते हैं, जो ड्रॉपलेट है यानी कि जो पैथोजन है उसको पहुंचा सकते हैं 1 मीटर दूर व्यक्ति तक। जैसे इन्फ्लुएंजा होता है, मम्प्स होता है, कोविड था, ये सब इसी के अंदर आते हैं। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन उसमें यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन किया जा सकते हैं, हमेशा हैंड हाइजीन करना है, ठीक है, हैंड हाइजीन मेंटेन रखना है, सर्जिकल मास्क पहन के रखना है, जो भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनके लिए। पेशेंट शुड वियर अ मास्क व्हेन लीविंग रूम, अगर जो पेशेंट है अपने रूम से बाहर जा रहा है किसी भी कारण से, किसी भी वजह से, तो उसे एक मास्क जरूर वियर करना है। प्रीफर सिंगल रूम, ऐसे पेशेंट्स को सिंगल रूम देना है, जैसे इन्फ्लुएंजा हो रहा है, मम्प्स हो रहा है, ऐसे पेशेंट्स को। दूसरा होता है कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, मतलब ऐसे पेशेंट जिनके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, मतलब जैसे किसी पेशेंट से पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए या किसी वजह से किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने की वजह से कोई इन्फेक्टेड हो जाता है, तो ऐसे में कौन कौन से प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं, पीपीई का यूज़ करना है, हैंड हाइजीन मेंटेन रखनी है, यूज़ डेडिकेटेड पेशेंट इक्विपमेंट, ठीक है, फ्रीक्वेंट सरफेस क्लीनिंग, हाई टच एरियाज, मतलब जो क्लीनिंग है, मतलब सफाई अच्छी तरह से मेंटेन रखनी है, प्रीफर सिंगल रूम प्रीफर करने हैं ऐसे पेशेंट्स को भी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एब्सोल्यूट या स्ट्रिक्ट आइसोलेशन प्रिकॉशंस, ठीक है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स, MDROs प्रिकॉशंस भी इसको बोल देते हैं। ये क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ आइसोलेशन यूज्ड फॉर पेशेंट्स विद हाईली कंटेजियस एंड वेरी डेंजरस इन्फेक्शंस, जो पेशेंट ज़्यादा ही खतरनाक बीमारियों से जूझ रहे होते हैं और ऐसे इन्फेक्शन से जिनको और को भी खतरा हो सकता है, कंटाजियस होते हैं, उनके लिए एब्सोल्यूट आइसोलेशन प्रिकॉशंस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कोविड-19 हो गया, एबोला हो गया, हाई ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन हो गए, ठीक है। तो इनके लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस यूज़ किए जाते हैं वो देख लेते हैं। नेगेटिव प्रेशर रूम यूज़ करने हैं, इनके लिए प्रेफर करना है नेगेटिव प्रेशर रूम। सेल्फ क्लोजिंग डोर्स होने चाहिए रूम्स के। पीपीई पीपीई का फॉलो करना है, पीपीई। पेशेंट मूवमेंट स्ट्रिक्टली लिमिटेड, ज़्यादा उसको मूवमेंट नहीं करवाना है। डिसइंफेक्शन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं सभी डिसइंफेक्टेड होने चाहिए। रेस्ट्रिक्ट विजिटर्स एंड स्टाफ, एंश्योर केयरफुल हैंडलिंग, ठीक है। तो ये सब स्ट्रिक्ट आइसोलेशन प्रिकॉशंस हैं। इस यूनिट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन, CDC गाइडलाइंस, ठीक है। तो ये क्या होती हैं देख लेते हैं एक बार। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है ये देख लेते हैं पहले। ये एक टेक्निक है दैट यूज टू स्टडी डिसीज अकरेंस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, कोई डिसीज कैसे हो रही है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो रहा है, वो कैसे फैल रही है, इसकी स्टडी करना, उसका पता लगाना ही एपिडेमियोलॉजी है, ठीक है। अब देख लेते हैं हाउ टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिसीजेज, इन्फेक्शियस डिसीजेज, जो इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करना है, इसके अंदर भी उसकी ही स्टडी की जाती है। नेशन हेल्थ प्रोटेक्शन एजेंसी इज टर्म्ड एज CDC। ये CDC की जो फुल फॉर्म है देखो ये दे रखी है, सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। CDC की फुल फॉर्म क्या होगी, सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ठीक है। गाइडलाइंस टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस, इसमें क्या है, कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जो पैथोजेंस के ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करती हैं, जिससे सीधा सीधा इन्फेक्शन प्रिवेंशन होता है, ठीक है। दीज गाइडलाइंस फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ इन्फेक्शंस स्प्रेड इन हेल्थ केयर सेटिंग एंड हाउ टू स्टॉप ट्रांसमिशन बिटवीन पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर पर्सनल। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर सेटिंग्स में जो भी वर्कर हैं, जितने भी काम करते हैं, उनको इन्फेक्शन स्प्रेड होने से उनमें कैसे इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है उसके अंडरस्टैंड करना, उसको समझना है, उन पर फोकस करना है। उसमें यही गाइडलाइंस बताई गई हैं, मतलब यही सब बताया गया है कैसे वो फैलते हैं और कैसे उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं ट्रांसमिशन कैसे क्या किया जा सकता है पैथोजेंस का। पैथोजेंस may be transmitted by direct contact with infected person or animals or by contact inanimate objects। ये पहले देख लेते हैं इनका ट्रांसमिशन होता कैसे है, ठीक है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के या किसी एनिमल के, कोई पर्सन या एनिमल किसी इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है, अगर उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, या कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, मतलब कि कोई कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट है जो
इन्फेक्टेड हुआ है किसी ऐसे ही पर्सन से जो इन्फेक्टेड था, उसके कांटेक्ट में आने से, इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी ट्रांसमिशन हो सकता है पैथोजन का। सक्सेसफुल इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पैरासाइट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द टिश्यूज ऑफ अ होस्ट कॉन्स्टिट्यूट्स इन्फेक्शन। देखिए ये टॉपिक यहाँ पे पूरा हुआ। यहाँ पे एक नोट में दिया हुआ आपको इन्फेक्शन क्या होता है। सक्सेसफुल इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पैरासाइट, मतलब किसी पैरासाइट का सक्सेसफुल इन्वेजन होना, मतलब सक्सेसफुल वो बॉर्न हो गया किसी जगह पर, वहाँ पे वो अच्छी तरह से मल्टीप्लाई करने लग गया है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी टिश्यू पे या किसी होस्ट में कहीं पे भी, तो वो क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इफेक्टिव यूज ऑफ पीपीई। जो पीपीई होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से उनका इफेक्टिव यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ऑल इक्विपमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू पर्सन और स्टाफ एट वर्क एंड प्रोटेक्ट दैम अगेंस्ट वन और मोर रिस्क टू हेल्थ और सेफ्टी। ठीक है, ये कुछ, ये जितने भी पहले देख रहे हैं पीपी होता क्या है, तो सभी इंस्ट्रूमेंट्स, सभी इक्विपमेंट्स जो होते हैं रिक्वायर होते हैं किसी पर्सन को या स्टाफ को काम करते टाइम, ताकि उनकी जो हेल्थ है और उनकी सेफ्टी के लिए वो उनको प्रोटेक्ट कर सकें। वो सारे इक्विपमेंट्स क्या कहलाते हैं, पीपीई कहलाते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन, और ये क्या काम करती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजेंस टू बोथ पेशेंट्स एंड स्टाफ। पेशेंट को भी और स्टाफ को भी क्या करती है, पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है। हार्ड हैट्स, इसमें क्या क्या आते हैं, हार्ड हैट्स, गॉगल्स, मास्क्स, ग्लव्स, सेफ्टी बूट्स, एप्रन, हाई विजिबिलिटी क्लोथिंग एंड हार्नेसेस आर द कॉमन आइटम्स। ये इसके अंदर इक्विपमेंट्स आते हैं। अब देख लेते हैं पीपी को कैसे पहनते हैं और कैसे इसको रिमूव करते हैं, यानी डोनिंग और डॉफिंग। सबसे पहले डोनिंग देख लेते हैं, यानी पीपी को कैसे पहनना है। सबसे पहले हैंड हाइजीन करनी है, हाथ धोने हैं। उसके बाद एप्रन या गाउन पहननी है। ठीक है, फिर मास्क, उसके बाद गॉगल्स लगाने हैं और सबसे लास्ट में ग्लव्स पहनने हैं। और रिमूव कैसे करेंगे इसको, डॉफिंग की बात की जाए तो सबसे पहले ग्लव्स रिमूव करेंगे। ठीक है, फिर हैंड हाइजीन करेंगे, यहाँ पे फिर हैंड हाइजीन करेंगे। उसके बाद एप्रन या गाउन, फिर गॉगल्स, फिर मास्क और लास्ट में फिर हैंड हाइजीन करेंगे। हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है। ठीक है, यही सबसे मेन रोल है किसी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में। और फिर उसके बाद क्या है, देख लेते हैं थोड़े से और पॉइंट्स। इनकरेक्ट यूज ऑफ पीपी कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। ठीक है, क्रॉस इन्फेक्शन को, खतरे को बढ़ा सकता है अगर पीपी को गलत तरीके से यूज़ किया जाएगा तो। एप्रन शुड नॉट बी केप्ट इन बाथरूम्स। बाथरूम्स का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स से भरा हुआ, पैथोजन से भरा हुआ होता है, इसलिए वहाँ पे एप्रन्स नहीं रखने चाहिए कभी भी। उन्हें पहन के बाथरूम में नहीं जाना चाहिए। वियर स्टेराइल ग्लव्स ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर। किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर को करते टाइम ग्लव्स पहनने हैं। ठीक है, वियर नॉन स्टेराइल ग्लव्स व्हेन इन कॉन्टैक्ट विद ब्लड, बॉडी फ्लूइड, केमिकल्स और स्टेराइल और इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैनुलाइजेशन कर रहे हैं, किसी यूरिनरी कैथेटर को रिमूव कर रहे हैं, एंडोरेक्टल सक्शनिंग कर रहे हैं, या एस्पायरेशन कर रहे हैं, मतलब किसी भी ब्लड या किसी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उस टाइम पे कैसे ग्लव्स का यूज़ करना है, नॉन स्टेराइल ग्लव्स का यूज़ करना है। ठीक है, एप्रन एंड गाउन मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ एज क्लिनिकल वेस्ट। एप्रन और गाउन जो है इनको क्लिनिकल वेस्ट की तरह डिस्पोज कर देना है। हैंड हाइजीन शुड बी प्रॉपर। हैंड हाइजीन का विशेष ध्यान रखना है, वो अच्छी तरह से होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर भी हो चुका है, ये दूसरा चैप्टर है। थैंक यू।